पहले की तरह विक्रमादित्य ने शीशम के पेड़ से बेताल को उतारा और कंधे पर रख दिया और चुपचाप आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने के बाद बेताल ने फिर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, राजन, तुम बहुत कठिन कार्य में लगे हो, इस कारण तुम मुझे बहुत प्रिय हो। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम अपना श्रम भूल जाओ। बहुत समय पहले उज्जैनी में हरिस्वामी नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। वह राजा पुष्यसेन का प्रिय सेवक और मंत्री था। हरिस्वामी की पत्नी भी उन्हीं की तरह गुणी थी। हरिस्वामी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा देवस्वामी और छोटी बेटी सोमप्रभा। सोमप्रभा बहुत सुंदर थी। जब सोमप्रभा के विवाह का समय आया तो उसने अपने पिता से कहा, यदि मैं विवाह करूंगी तो ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो वीर हो, शास्त्रों का जानकार हो या अलौकिक विद्या का स्वामी हो, और किसी के साथ विवाह नहीं कर। उसी समय राजा ने दक्षिण देश के एक राजा के साथ संधि करने के लिए हरिस्वामी को दूत बनाकर भेजा, क्योंकि दक्षिण देश का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। जब हरिस्वामी ने अपना काम पूरा किया तो एक ब्राह्मण उनके पास आया। उस ब्राह्मण ने सोमप्रभा की सुंदरता के बारे में सुना था, इसलिए उस ब्राह्मण ने अपने लिए सोमप्रभा की मांग की। हरिस्वामी ने कहा, मेरी बेटी केवल ऐसे पुरुष को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी जो बुद्धिमान, वीर या अलौकिक ज्ञान का स्वामी हो। कोई और से वह विवाह नहीं करेगी। क्या आपके पास ऐसी कोई उपलब्धि है? ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अलौकिक विद्या जानता हूं। हरिस्वामी ने ब्राह्मण से अपने अलौकिक ज्ञान की साबिती देने को कहा। ब्राह्मण ने अपने ज्ञान के प्रभाव से पलक झपकते ही आकाश में उड़ने वाला एक रथ प्रस्तुत कर दिया। तब ब्राह्मण ने हरिस्वामी को उस मायावी रथ में बैठाया और उन्हें स्वर्ग सहित सभी लोक दिखाए। संतुष्ट होकर हरिस्वामी को दक्षिणी देश के राजा के राज्य में वापस लाया गया, जहां हरिस्वामी अपने काम से आए थे। हरिस्वामी ने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति से करने का वादा किया जो अलौकिक जानता था, और 7 दिन बाद शादी की तारीख तय की। उसी समय उज्जैनी में एक अन्य ब्राह्मण हरिस्वामी के पुत्र देवस्वामी के पास पहुंचा और उसकी बहन से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। देवस्वामी ने अपनी बहन की शर्तें बताईं। तब ब्राह्मण ने अपनी विद्या का कौशल प्रदर्शित करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अपने शस्त्र और वीरता के सराहनीय कौशल का प्रदर्शन किया। अपने माता पिता की अनुपस्थिति में देवस्वामी ने ज्योतिषियों से सलाह लेने के बाद 7 दिन बाद अपनी बहन की शादी उस ब्राह्मण से करने का फैसला किया। उसी समय एक तीसरे व्यक्ति ने भी खुद को सोमप्रभा की मां के सामने ज्ञानी के रूप में पेश किया और सोमप्रभा से शादी करने की भीख मांगी। उन्होंने खुद को एक उत्साही विद्वान भी साबित किया, जिससे सोमप्रभा की मां प्रभावित हुई और 7 दिनों के बाद अपनी बेटी से उनकी शादी कराने का वादा किया। इन सभी घटनाओं के बाद हरिस्वामी अपने घर आए। आते ही हरिस्वामी ने अपनी पत्नी और बेटे से कहा कि मैंने सोमप्रभा से विवाह करने का निश्चय कर लिया है। दूसरी ओर माँ बेटे ने यह भी कहा कि उन दोनों ने सोमप्रभा की शादी अलग अलग लोगों से करने का फैसला किया है। अपनी पत्नी और बेटे की बात सुनकर हरिस्वामी चिंतित हो गए। उनकी बेटी का विवाह एक ही समय में 3 लोगों से कैसे हो सकता है? बुद्धिमान, वीर और अलौकिक जानने वाले तीनों दूल्हे हरिस्वामी के घर पहुंचे। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटी। सोमप्रभा अचानक कहीं गायब हो गई। कई जगह ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। तो भयभीत हरिस्वामी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, अब आप ही बताएं कि मेरी पुत्री कहाँ है? मुनि ने अपनी विद्या की सहायता से खोज की और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी पुत्री को धूमशिक नाम का राक्षस उठाकर विंध्याचल के वन में स्थित अपने घर ले गया। ज्ञानी द्वारा यह बात कहे जाने पर हरिस्वामी भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, हाय, अब मेरी बेटी वापस कैसे आएगी और शादी भी कैसे करेगी? यह सुनकर अलौकिक ज्ञान रखने वाले दूसरे युवक ने कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें वहीं ले चलूंगा जहां इस मुनि के कहे अनुसार तुम्हारी पुत्री को ले जाया गया है। और कुछ ही समय में उसने आकाश में उड़ने वाला एक रथ बनाया जो सभी हथियारों से सुसज्जित था, और उस पर हरिस्वामी, ज्ञानी और वीर को बिठाकर उसे विंध्याचल के जंगल में ले गए, जहां ज्ञानी ने कहा था कि राक्षस का निवास है। इन लोगों को यहां पहुंचते देख राक्षस क्रोधित हो गया और भयानक दहाड़ता हुआ भवन से बाहर निकल आया। अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए वीर और राक्षस भयंकर युद्ध कर रहे थे, मानो श्री रामचंद्र सीता जी के लिए रावण से युद्ध कर रहे हों। अचानक वीर पुरुष ने अर्धचंद्राकार बाण से राक्षस का सिर छेद दिया। राक्षस के मरने के बाद सब एक अलौकिक रथ में वापस आए। हरिस्वामी के घर आने के बाद विवाह का समय आ गया। अब बुद्धिमान, वीर और अलौकिक विद्या का स्वामी तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बुद्धिमान बोले,
अगर मुझे न मालूम होता कि सोमप्रभा कहाँ छिपी है, तो तुम्हें उसका पता कहाँ से मिलता? तो सोमप्रभा का विवाह मुझसे कर देना चाहिए। यह सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने कहा, यदि मैंने मायावी रथ नहीं बनाया होता, तो रथ पर बैठकर राक्षस के घर तक कैसे पहुंचा जा सकता था? नहीं तो युद्ध कैसे संभव होगा? इसलिए मुझे विवाह की यह शर्त जीतनी चाहिए थी। वहां बहादुर ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, यदि मैंने अपनी शक्ति से राक्षस को नष्ट नहीं किया होता, तो आप लाख प्रयासों के बावजूद सोमप्रभा को वापस कैसे ला पाते? तो सोमप्रभा पर केवल मेरा ही अधिकार है। मुझे वह लड़की मिलनी चाहिए। तीनों को लड़ते देख हरिस्वामी उत्तेजित हो गए और सिर पकड़कर एक तरफ बैठ गए। इतनी कहानी सुनाकर वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब आप ही कहें कि उस लड़की से कौन विवाह करे? एक ब्राह्मण, एक वीर या अलौकिक जानने वाला व्यक्ति? सब कुछ जानते हुए भी यदि तुमने इसका उत्तर नहीं दिया, तो तुम्हारा सिर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। बेताल की यह कहानी सुनकर विक्रमादित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वेताल, वह लड़की उस वीर को दे दी जानी चाहिए, क्योंकि वही है हकदार जिसने अपनी शक्ति से युद्ध में राक्षस को मारकर लड़की को वापस पा लिया। विधाता ने केवल बुद्धिमान और अलौकिक जानने वालों के लिए अपना कार्य करने का साधन बनाया था। आपने सही उत्तर दिया है राजन, बेताल ने तुरंत कहा। लेकिन आप अपनी शर्त भूल गए। आपने चुप्पी तोड़ी और मुझे शर्त पर फिर से आजाद कर दिया जाएगा। और बेताल राजा के कंधे से उतरकर वापस तिल के पेड़ की ओर उड़ गया और विक्रमादित्य फिर से बेताल को लाने के लिए लौट चले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।